क्या बांग्लादेश में बड़ा खेल होने वाला है? क्या यूनुस सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे? ये सवाल तब पूछे जा रहे हैं जब ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के संकेत देते हुए अगले महीने 5 और 6 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में होने वाले नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में बीएनपी नेता खालिदा जिया को भी आमंत्रित किया है। इस खबर के आते ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार में खलबली मच गई। यूनुस को हाथ से सत्ता जाने का डर सताने लगा है क्योंकि यूनुस को बाइडेन का समर्थक माना जाता है और जब ट्रंप ने खालिदा जिया को ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में बुलाया तब माना जा रहा है कि बीएनपी नेताओं के साथ बैठक के बाद अमेरिका बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए दबाव बना सकता है और चुनाव कराए गए तो फिर मोहम्मद यूनुस को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के दिन अब सिर्फ गिने चुने रह गए? आज इसी मुद्दे पर मैं बातचीत करने वाला हूं। जनता की राय क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। क्या 20 जनवरी के बाद बांग्लादेश में सत्ता का समीकरण बदल जाएगा? क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट तय है? क्या ट्रंप के सत्ता संभालते ही मोहम्मद यूनुस की छुट्टी हो जाएगी? इन सवालों की चर्चा तब और तेज हुई जब ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान को वॉशिंगटन बुलाने का फैसला किया। 5 और 6 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर में ट्रंप प्रशासन ने बीएनपी नेता खालिदा जिया और उनके बेटे को आमंत्रित किया है। ये खबर आते ही बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार में खलबली मच गई। मोहम्मद यूनुस की सत्ता डोलने लगी। यूनुस की कुर्सी पर खतरा इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम मोहम्मद यूनुस को बाइडेन समर्थित नेता मानते हैं और उनकी सरकार को हटाने के लिए विकल्प की तलाश में है। यही वजह है कि वॉशिंगटन में बीएनपी नेताओं की ट्रंप प्रशासन के साथ बैठक के फैसले के बाद संभावना मजबूत हो गई है कि अमेरिका बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने का दबाव बनाएगा। शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हैं। तब से वो चुनाव टालने के लिए लगातार बहाने गढ़ रहे हैं। इस बीच यूनुस सरकार ने घरेलू असंतोष और आर्थिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भारत विरोधी भावनाओं को उकसाने का रास्ता चुना है। यूनुस राज में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है और हालात तब और बिगड़ गए जब बॉर्डर पर बाड़ लगा रहे बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच झड़प हो गई। दरअसल मालदा के सुखदेवपुर इलाके में बीएसएफ बाड़ लगा रही है। इस दौरान बीजीबी ने फेंसिंग लगाने के काम में बाधा डालने की कोशिश की, जिस पर बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को करारा जवाब दिया। बांग्लादेश की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की नापाक हरकतों के बीच बांग्लादेश की सेना में बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। बांग्लादेश की सेना के अंदर पावर की जंग छिड़ गई है। बांग्लादेशी सेना में 3 पावर सेंटर बन रहे हैं। इनमें से हर पावर सेंटर का नेतृत्व सेना का एक जनरल कर सकता है। पहला पावर सेंटर है बांग्लादेशी सेना के प्रमुख वकारुज्जमा, जिनका इस वक्त सेना पर कंट्रोल है, लेकिन बांग्लादेशी सेना के अंदर 2 और नए पावर सेंटर्स उभरे हैं। बताया जा रहा है कि सेना के भीतर एक पावर सेंटर का नेतृत्व जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक कर रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश सेना के 9वीं डिवीजन के अवामी लीग समर्थक मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन हासिल है, जिसे सबसे शक्तिशाली डिवीजन माना जाता है। वहीं सेना के दूसरे गुट का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद फैजुर रहमान हिजबुत तहजीब से जुड़े मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम के संपर्क में हैं। यानी बांग्लादेशी सेना में बगावत का खतरा मंडराने लगा है और खतरा मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर भी है, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि इसके बाद ही बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा ये भी तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट के बाद फटाफट हम सर्वे की ओर बढ़ते हैं और सर्वे का पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं। अगले महीने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में ट्रंप प्रशासन ने बीएनपी नेता खालिदा जिया और उनके बेटे को आमंत्रित किया है, यूनुस को नहीं। क्या ये मोहम्मद यूनुस के लिए कड़ा संदेश है? 76%, 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 15% लोगों ने कहा नहीं और 9% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। अगला सवाल यह था कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद आप बांग्लादेश में क्या बदलाव होता देख रहे हैं?
24% लोगों ने कहा यूनुस सरकार का पतन हो जाएगा, 35% लोगों ने कहा कि जल्द चुनाव कराने का दबाव बढ़ेगा, 36% लोगों ने कहा कट्टरपंथी जमात पर कड़ा एक्शन लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। मेरे साथ मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब जो कि बांग्लादेश ढाका से हमारे साथ जुड़े हैं, ब्लिट्ज टैबलॉइड के एडिटर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शोएब चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि 20 तारीख नजदीक आ रही है और जिस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, मुझे आपकी बात सही लग रही है। आप लगातार इस बात पर कायम हैं कि मोहम्मद यूनुस को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां बनती दिख रही हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। ये जो यूनुस, मैंने कहता रहा, पहले भी कहा कि यूनुस की जो सरकार कहते हैं ये क्लिनिकली डेड है, और मैंने आपके 2 प्रोग्राम में कहा कि यूनुस भागेगा। अभी यूनुस को भगाने के लिए ढाका में एक आए हैं अस्थाई राष्ट्रदूत, जो आए हैं ढाका में अस्थाई राष्ट्रदूत, इनको अचानक भेजा है। और ये राष्ट्रदूत आके सबसे बड़ा जो बात है, आज तक वो शनिवार से उनका काम शुरू की, और आज तक उन्हें ना यूनुस से मिला ना किसी से मिला। एकदम अमेरिकन एम्बेसी के अंदर ही बैठ के वो काम करे। हमारे पास जो खबर है कि यूनुस के लिए 2 प्राइवेट जेट्स, एक सिंगापुर से और दूसरा दुबई से तैयार है, रेडी है। सो ये जो स्टेसी एंड जैकबसन, जब क्लियरेंस उनको मिलेगा तभी वही एक आएगा एयरक्राफ्ट, और यूनुस फ्रांस या कनाडा की तरफ भागेगा। ये हमारे पास खबर है जी। और मैं फिर से कहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में मैं आप बुलाएंगे, फिर से शामिल होंगे 20 तारीख के बाद, और उस वक्त हम सब मिलकर कहेंगे कि हाँ यूनुस भागे। ठीक है, मैं डॉक्टर वीएन झा के पास आ रहा हूं। डॉक्टर वीएन झा, किस तरह की परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन खालिदा जिया को बुला लेता है, उनके बेटे को बुला लेता है, बीएनपी नेताओं को आमंत्रित करता है, लेकिन मोहम्मद यूनुस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज है मोहम्मद यूनुस के लिए कि ट्रंप क्या करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने अभी तक जो कुछ भी किया हुआ है उससे उसके भारी पार्टिसन पॉलिटिक्स जो कहते हैं उसकी बू आ रही है। उन्होंने जो आर्मी के साथ में मिलकर अभी तक जो भी किया हुआ वो आर्मी के इशारे पे नाच रहा है। और कुछ जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ पे हैं जो उनके संपर्क में हैं, जो उनसे काम करवा रहे हैं, उनसे वो बुलवा रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं। दूसरा, इलेक्शन, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, वो कहीं पे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। एक तो अभी इलेक्शन ही जो है वो साल भर के लिए या उससे अधिक के लिए वो टालने वाले हैं। दूसरे, जब इलेक्शन होने वाला भी होगा तो शेख हसीना को उससे अलग रखने वाले हैं, अवामी पार्टी को उससे अलग रखने वाले हैं। तो ये कहीं भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर में नहीं आता है। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो काफी शक के घेरे में है। दूसरे, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, कहाँ तो पीस के लिए, और वो जो कर रहे हैं वो पीस के अलावे सब कुछ कर रहे हैं। वो सिर्फ सड़कों पे जो आज वायलेंस दिख रही है, आज जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जो असुरक्षित हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, ये सब मोहम्मद यूनुस के चलते हो रहा है। अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अगर इन चीज़ों को देखभाल नहीं कर सकता तो उसको वहाँ रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसके मामले में जो अभी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि मोहम्मद यूनुस के जाने की खबर, जो अफवाह ही कह सकते हैं उसको, वो जो चल रही है शायद सही होगी। तीसरी जो बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप वहाँ पे भी कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी से भी संपर्क किए हुए हैं कि वहाँ पे जो वायलेशन हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। और वो पाते हैं कि लगभग जितने पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे हैं वो कहीं न कहीं उनको इंडिकेट दे रहे हैं कि ये उनके बूते की बात नहीं है। जो वहाँ पे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जो भी हों, 2 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस तो जो जिया हैं उन्हीं के पार्टी के कभी एलाय रह चुके हैं। तो ये सब उन लोगों के इशारे पे हो रहा है। तो अगर बांग्लादेश में शांति चाहिए तो कहीं न कहीं एक डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार की वहाँ पे जरूरत है, और जो वहाँ पे आज के दिन में सत्ता संभाल रहे हैं उनको वहाँ से जाना बहुत आवश्यक है। तो ये सब चीजें मिलके हो रही हैं, और सिर्फ
खालिदा जिया को या उनके बेटे को क्यों बुलाया गया है, इस पे बहुत सारे सवाल आप अभी अनुमान लगा सकते हैं कि यूनुस का वहां पे आज के दिन में बांग्लादेश में या इंटरनेशनल मंच पे कोई जो आधिपत्य है वो नहीं है, कोई उनका जो ठोर ठिकाना है वो नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो आगे आने वाले समय में कौन वहां पे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर अवामी लीग चुनाव जीत के आती है। तो इसीलिए बीएनपी के नेता को अभी उन्होंने बुलाया हुआ है। आने वाले दिन में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं न कहीं से अवामी लीग के तरफ से भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन जाए कि किस तरह से अवामी लीग को भी इस चुनाव में फ्री एंड फेयर करने के लिए उनको रिप्रेजेंटेशन मिले और वहां पे चुनाव लड़ सके। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में आप देखिएगा। हम अभी सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं एक जो ड्रेसिंग डाउन होती है ना कि आप लाइन में कतार में खड़े हो जाओ, तो ये कतार में खड़े करने वाली बात अभी ये है, इसी के लिए इन लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, मैं मनन जी के पास चलता हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन जी, बाइडेन के प्यारे, क्लिंटन की आंखों के तारे मोहम्मद यूनुस अब ट्रंप की आंखों की किरकिरी बन गए हैं क्या? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जो आपने बोला वो बात सही है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पूरी तरीके से इंटरवीन किया जा चुका है अमेरिका द्वारा। और अमेरिका में अगर हम देखें, जैसे कि आपने भी बोला और सर्वविदित है कि बिल क्लिंटन और जो डेमोक्रेट जो बाइडेन वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों के चहेते थे मोहम्मद यूनुस। और जो डीप स्टेट था जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ज्यादा मिला हुआ है, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, तो ये जो डीप स्टेट है और जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया। और छात्र शिविर जो एक तरीके का रेडिकलाइज्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हिफाजत इस्लाम और जमाते इस्लामी, ये सारे हैं, तो इनको हटाने का प्रयत्न करेंगे डोनाल्ड ट्रंप 20 के बाद। और जहां तक प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग की बात है, ये एक ऐसा प्रेसिडेंशियल ट्रेडिशन है जो अमेरिका में 1953 से आगे बढ़ रहा है और उससे पहले भी होता था। और पहले 2003 तक फेलोशिप फाउंडेशन और सोजॉर्नर्स, जो कि एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था, क्रिश्चियन चर्च का ऑर्गेनाइजेशन था, वो इस ब्रेकफास्ट मीटिंग को करवाते थे। तो हर 8-10 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के इनॉग्रल फंक्शन से पहले ये होता है। और इसका अर्थ ये है कि वहां पर जो पॉलिटिकल गतिविधियां रहे, वहां पर पीस रहे और आपस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, कांग्रेस को स्टॉल नहीं करेंगे। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, वापस आता हूं, मनन भाई, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी नजर में तुम कुछ नहीं हो। बिल्कुल ऐसी बात तो है ही, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ईगो क्लैश या यहाँ पे कोई पावर गेम की बात नहीं है। बांग्लादेश की कोई ऐसी हैसियत नहीं है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली कि ट्रंप उनके अगेंस्ट कोई बैड फीलिंग रखें या ट्रंप उनको कोई ईगो क्लैश हो। पर फिर भी ये बात है कि जब से रिपब्लिकन वापस आए हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, तो वो चाहेंगे, अगर अमेरिकी विदेश नीति को देखें तो उसके मुख्य पिलर्स हैं डेमोक्रेटाइजेशन, ह्यूमन राइट्स को स्प्रेड करना, तो वो सारी चीजों का हनन एनार्किक और लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ में बांग्लादेश में हो चुका है। और उसके लिए यूनुस सरकार काफी हद तक जिम्मेदार है। और अमेरिका और ट्रंप ये प्रेशर बनाएंगे, जैसा कि बीएनपी बना रही है और यहाँ पे समझता है कि वहां पे इलेक्शन करवाए जाए। और जो सेकंड डिमांड वहां पर सामने आ रही है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, वो सेकंड डिमांड है कि जो वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं वो 100%